जी अमतल क्लियर हो गया? अमतल काइंडली बताइएगा आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो गया है, और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट भी आर स्टूडियो को ओपन कर लें। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट भी आर स्टूडियो को ओपन कर लें। मैं अगेन आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने सर्च बार में आना है, ये जो विंडोज साइन के साथ है यहाँ पे आप लिखें आर स्टूडियो। आर स्टूडियो लिखने के बाद आपके पास आर स्टूडियो का आइकन आ जाएगा। जस्ट इस पर क्लिक करें तो आपके पास आर जो है ये ओपन हो जाएगा। और काइंडली जब कोई स्टेप डन कर लें तो डन लिख दिया करें, ताकि जो है वो मैं स्पीडली आगे चलता रहूँ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब आर स्टूडियो सबके पास ओपन है। अच्छा, हम आ जाते हैं आर स्टूडियो के ऊपर। ये अब हम सब तकरीबन बायोलॉजिस्ट हैं, कोई बॉटनिस्ट हैं, कुछ ज़ूलॉजिस्ट हैं, कुछ बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लोग हैं। तो हमारे लिए बायोलॉजी की लैब को समझना थोड़ा आसान है। हम जितने भी लोग हैं ना बायोलॉजी के, अगर हम बायोलॉजी की लैब में चले जाएँ ना, किसी भी बायोलॉजी की लैब में चले जाएँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में चले जाएँ, बायोकेमिस्ट्री की लैब में चले जाएँ, तकरीबन बेसिक कंसेप्ट इनका सेम होता है। लेकिन अगर हम चले जाएँ फ़िज़िक्स की लैब में, तो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसी तरह हम बायो की लैब से हट के एक और लैब में आए हैं, आईटी लैब में। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हमने इसको आसान करके पढ़ना है। हमने प्रोग्रामर्स की तरह नहीं पढ़ना, हमने स्टैट वालों की तरह नहीं पढ़ना, हमने इसको एज आ बायो स्टूडेंट करके पढ़ना है। जिस तरह एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 लैब्स होती हैं मोस्टली पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हो सकता है एक डिपार्टमेंट में 20-25 लैब्स भी हों। क्योंकि मेरे पास जो चाइना का एक बैच चल रहा है, वो मुझे अक्सर बताते हैं कि हमारे पास सर एक डिपार्टमेंट में तकरीबन 80-85 प्रोफेसर हैं, और लैब्स जो हैं वो भी बेशुमार हैं। तो वहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे पास कम से कम 3-4 लैब्स तो मस्ट होती हैं। एक यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी लैब्स जो होती हैं, तो हमने उन लैब्स को जहन में रख के आर स्टूडियो को सीखना है। ठीक है, अब ये पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं आईटी की ज़ुबान में, फिर हम इसको बायो की ज़ुबान में समझेंगे कि बायो की ज़ुबान में आर स्टूडियो क्या है। यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, आपके पास भी 4 स्क्रीन शो हो रही होंगी, लेकिन आप में से किसी के पास 3 भी स्क्रीन शो हो रही होंगी। कोई है ऐसा जिसके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हों? अगर कोई ऐसा पर्सन है, पार्टिसिपेंट है, जिसके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, तो वो काइंडली बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि 4 स्क्रीन आपको कैसे शो होंगी। हाँ, 3 ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ पे देखें मेरे पास भी 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, इसी तरह शो हो रही है ना आपके पास भी? आपने जस्ट क्या करना है, हाँ, ये जो स्क्रीन नंबर 1 पे ना मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का एक बटन नज़र आ रहा है। ये 2 बटन नज़र आ रहे होंगे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ना, इस पर आप क्लिक करें, ये देखें 4 स्क्रीन होगी। अगेन क्लिक करें, 3 स्क्रीन होगी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास भी 4 स्क्रीन हो जाएंगी। डन हो गई हैं 4 स्क्रीन, ज़बरदस्त। अच्छा, होपफुली कि आप सबके पास जो है ना वो 4 स्क्रीन शो हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन का इंट्रोडक्शन करते हैं कि स्क्रीन से है क्या और इनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका ये स्क्रीन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसका जो असल नाम है ना आईटी की ज़ुबान में या प्रोग्रामिंग में, इसको कहते हैं पैन, PAN, पैन। और ये पैन से पहले मैंने जो है ना वो नंबर साइन दिया या हैश टैग लगाया इसको। इसको भी थोड़ा सा समझना है हमने ना, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये पैन है, लेकिन मैं और हम
इसको अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, बजाय पैन कहने के हम इसको स्क्रीन कह लेते हैं। स्क्रीन हमारे लिए समझना थोड़ा इजी है, 4 स्क्रीन हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ स्क्रीन। तो ये स्क्रीन कोई जो है ना वो इन IT वालों की लैंग्वेज का नहीं है, ये अपनी लैंग्वेज में इसको पैन कहते हैं। 4 पैन जो हैं, ठीक है, पैन 1, पैन 2, पैन 3 और पैन 4। अब मैं इनके नाम दे देता हूँ। इसको 1, 2, 3, 4। यानी 4 स्क्रीन है हमारे पास। अगर हम इसको स्क्रीन भी कह लें तब भी ठीक है, आप पैन कह सकते हैं तो पैन भी कह लें। अगर आप IT वाले किसी से बात कर रहे हैं तो आप पैन ही लफ्ज़ यूज़ करें, वो कहेंगे आपको तो पता ही नहीं है ये क्या होती क्या है, तो उसके लिए आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट इसको इसमें एक्सपर्ट होना है तो फिर आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती कि पैन क्या है और स्क्रीन क्या है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो अगेन मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इंजीनियर होते हैं ना, इंजीनियर से ज़्यादा एक्सपर्ट मैकेनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने घर होम कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो वहाँ पे भी जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट जो होते हैं वो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं। इंजीनियर जैसे उनको बता रहे होते हैं, इवन के बहुत सारे इंजीनियर जो उन्हीं से सीख रहे होते हैं। अच्छा, तो हमने इसको आसान ज़ुबान में सीखना है। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि हमने इसकी इंजीनियरिंग नहीं करने बैठ जाना, इससे हमने काम लेना है। तो बेसिक चीज़ें हमने इसकी ड्राइविंग सीखनी है, तो हम इसकी ड्राइविंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें ना, इंजीनियर जो हैं वो गाड़ी में बहुत सारी चीज़ों के ऐसे ऐसे नाम उन्होंने रखे होंगे जो हमें पता ही नहीं है। अगर कभी हम वो गाड़ी का मैनुअल पढ़ें या उसमें देखें तो बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे हम हैंडल कहते हैं, वो पता नहीं इसको क्या कहते होंगे अपनी ज़ुबान में। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजीनियर्स को समझ होती हैं ना, वो हमें नहीं समझ होती उनकी। तो हमने जस्ट इसको ड्राइव करना सीखना है और इससे अपना काम लेना है। अच्छा, 4 स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब स्क्रीन नंबर 1 जिस स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं ना, ये है स्क्रीन नंबर 1। इसका जो एक और नाम है उसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। ये जो फाइल आपको शो हो रही है ना, ये वाली यहाँ तक स्क्रीन नंबर 1, इसका दूसरा नाम क्या है? स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 ये वाली, ये नीचे जो है स्क्रीन नंबर 1 के नीचे जहाँ पे ये लिखा हुआ है कंसोल, टर्मिनल और बैकग्राउंड जॉब, इस स्क्रीन का नाम है कंसोल। इसको कहते हैं कंसोल। 2 स्क्रीन्स हो गई। फिर आ जाते हैं इधर ऊपर थर्ड पे। ये वाली स्क्रीन जो है ये स्क्रीन नंबर 3 है, जिसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और ये सबसे आखिर पे है स्क्रीन नंबर 4 और इसका नाम है, आप इसको कह सकते हैं पैकेजेस फाइल या प्लॉट फाइल्स। ठीक है, पैकेजेस वाली फ़ाइल भी कह लें, प्लॉट वाली फ़ाइल भी कह लें। मैं इसी तरह लिख देता हूँ प्लॉट वाली फ़ाइल। ठीक है, वैसे से कहते हैं पैन 4। मैंने इसको उर्दू में लिख दिया ये प्लॉट वाली फ़ाइल या पैकेजेस वाली फ़ाइल। ये 4 स्क्रीन के नाम तो हमें क्लियर हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सब के साथ एक वर्ड लगाया हैशटैग। ये भी मैं समझा देता हूँ आपको कि मैंने क्यों लगाया है। एक्चुअली जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, आप में से कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनको आइडिया होगा कि हमें उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी का पता होना चाहिए। जैसे चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो हमें उसकी वोकैबुलरी आनी चाहिए। अगर वोकैबुलरी आ गई तो 50% आपको लैंग्वेज आ जाती है। वोकैबुलरी बहुत मीनिंग रखती है। तो आर भी लैंग्वेज है। आर की जो लैंग्वेज है इसकी वोकैबुलरी भी हमें आनी चाहिए, थोड़ी सी वोकैबुलरी, ज़्यादा नहीं, जो हमारे काम से रिलेटेड है, जस्ट वही वोकैबुलरी हम सीखेंगे। हम इसके अल्फाज मीनिंग जो है ना वो याद करने नहीं बैठ जाएंगे, जस्ट साथ साथ जो
वर्ड्स आएंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। अब यहाँ पे मुझे हैशटैग यूज़ करना पड़ा। ये आर की ज़ुबान में इसका मतलब होता है हेडिंग। आर की ज़ुबान में इसका मतलब क्या है? हेडिंग। ये नोट कर लें। ये जो हैशटैग है मैं ये नीचे लिख भी देता हूँ। हैशटैग का मतलब क्या है? हेडिंग्स। यानी आर में आपने जहाँ भी हेडिंग देनी है ना, देखिए मैंने ये अभी जो चीज़ लिखी है ना सारी, इस स्क्रीन पे जो कुछ लिखा हुआ है, आर इसको कोड कंसीडर करता है। आर ये समझता है कि ये स्क्रिप्ट है और इसने इस पर कुछ एनालिसिस करना है। आर क्या समझता है कि स्क्रिप्ट है और इसने इस पर कुछ एनालिसिस करना है। अगर मैं ये आपके सामने ये रन करके दिखाऊँ ये सारा कोड, ये देखिए उसी तरह रन हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया मुझे। ये नीचे देखिए कंसोल में कोई एरर नहीं आया, है ना। लेकिन अगर मैं ये ऐसे लिखूँ हेडिंग, अब मैं ये सारा रन करता हूँ, अब ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट हेडिंग नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने इस हेडिंग के साथ हैशटैग नहीं लगाया हुआ और ये आर इस वर्ड को समझ नहीं पाया कि ये हेडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जिसके साथ मैंने हैशटैग लगाया हुआ है ना, आर उसको हेडिंग कंसीडर कर रहा है, उसको स्क्रिप्ट कंसीडर नहीं कर रहा, उसको कोड कंसीडर नहीं कर रहा। तो हैशटैग का मतलब क्या है? हेडिंग। हैशटैग ये 20 दिन की ट्रेनिंग में जहाँ पे भी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? हेडिंग। ये लाजमी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर स्पेस देना चाहते हैं, स्पेस दे लें, स्पेस नहीं देना चाहते ना दें, कोई इशू नहीं है। ये अब देखें ना, अगर मैं इस पर देख दें, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट है, इसमें अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो स्पेस ना दूँ तो ये मुझे वर्ड जो है वो अजीब सा लग रहा है। ग्लोबल इन वो ये यानी इकट्ठा हो गया ना, अगर मैं इसमें स्पेस दे लूँगा तो वो हमें वर्ड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसमें स्पेस दे लेते हैं तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे आप चाहे पूछ लें, यहाँ पे स्पेस दे लें फिर भी ठीक है, ना दें तो फिर भी ठीक है। ठीक है, ये इसको जस्ट हेडिंग कंसीडर करेगा। हम अपने जो हेडिंग लिखना चाहते हैं ना, वो हेडिंग को क्लियर करने के लिए जस्ट ये लिखते हैं, अदरवाइज़ हमारा कोड जो है वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बाज़ का कोड ऐसा होता है कि वो 3-3 पेजेस का हो जाता है, इतना लेंथी कोड चला जाता है। तो उस कोड में फिर हमें उसमें समझ नहीं आती कि हमने कौन सी लाइन में कौन सी बात लिखी है। फिर हम हर स्टेप को एक हेडिंग दे लेते हैं। जिस तरह हम वो ऐसे लिखते थे ना FSC BSc के एग्ज़ाम में, उर्दू में या इंग्लिश के, ऐसे तो छोटी छोटी हेडिंग्स बनाते हैं। इसी तरह हमने हर स्क्रिप्ट की छोटी हेडिंग बना लेनी है। मसलन आपने कहीं मीन निकाला ना, उस पर आपने हेडिंग बना ली कैलकुलेट मीन, आपने उस पर अनोवा लगाया कैलकुलेट अनोवा, फिर आपने अनोवे के ऊपर टूके टेस्ट लगाया, आपने लिख दिया जी डन टूके टेस्ट, फिर आपने उस पर जो है वो लेटरिंग की, आपने लिख दिया जी डन लेटरिंग, फिर आपने जो है नेक्स्ट का ग्राफ बनाया, लिख दिया क्रिएट बार प्लाट या बार ग्राफ। तो आपको वो एक आपके पास एक हेडिंग के साथ एक स्क्रिप्ट आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि अगर मैंने जो है ना वो ग्राफ में एरर आया तो आपने ग्राफ वाली हेडिंग पे चला जाना है। अगर आपने देखा एरर नीचे अनोवा में आया तो आपने अनोवा वाली हेडिंग में चला जाना है। ठीक है, तो वो आपके काम को बहुत आसान बना देता है। होपफुली कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा हैशटैग का मतलब क्या है, हेडिंग। तो ये साथ साथ बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जिनके हमें मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो यानी वोकेबलरी भी हमें आर की थोड़ी सी साथ साथ डेवलप करनी है। जिस तरह वो अब हमने कल एग्जांपल ले ली गाड़ी की, तो अब हमें गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। हमें ये पता होना चाहिए कि ये उसके इशारे हैं, इशारे लेफ़्ट राइट करें तो क्या होगा, और इशारे कैसे ऑन करने कैसे ऑफ़ करने हैं, फिर हैंडल को कैसे डील करना है, गियर कैसे लगाना है, रेस कैसे देनी, ये चीज़ें छोटी मोटी पता होनी चाहिए ना हमें। तो इसी तरह ये जो वो भी समझें वोकेबलरी होती है, उनके नाम जो होते हैं ना, उनके नाम डैशबोर्ड, उनके नाम भी तो हमें याद करने पड़ते हैं ना। तो इसी तरह ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके भी वोकेबलरी और इसके नाम भी हमें याद करने पड़ेंगे। अच्छा, एक आज आपने पहला जो है ना आर लैंग्वेज का एक वर्ड सीख लिया है, हैशटैग। इसका मतलब है हेडिंग। अच्छा, अब आते हैं जी जो पहला, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, बल्कि रहने देता हूँ अभी। ठीक है, ये जो पहली स्क्रीन शो हो रही है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि हमने इनके नाम पढ़े और अब हम इनके काम पढ़ेंगे। इन स्क्रीन के काम क्या हैं, स्क्रीन 1 का क्या काम है, स्क्रीन 2 का क्या काम है, 3 का क्या काम है, 4 का क्या काम है। फिर आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी।
अच्छा, स्क्रीन नंबर 1 जो है स्क्रिप्ट फाइल, ये देखें, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे मैंने जो बात लिखनी है, आर को मैंने लिख के बतानी है, ठीक है। असल मैं आर से कहता हूँ कि यहाँ पे ना मुझे एक, बल्कि मैं आपको दूसरा एक दिखाता हूँ और विंडो मेरे पास ओपन है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं, जस्ट आपको मैंने दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको। ये ऑलरेडी ये बैच 8 वालों का प्रैक्टिस थी तो उनको मैं करवा रहा था, ये मेरे पास ओपन है। अच्छा, यहाँ पे देखें, सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है, ये वाला देखें, बहुत आसान सा कोड है, छोटा सा कोड है, ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हैश टैग नज़र आ रहा है, ये वाला लाइन नंबर 5 पे। इस हैश टैग का मतलब है कि ये देखें, मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट की हेडिंग दी हुई है, तो ये मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला हुआ है, ठीक है। बाकी किसी भी जगह पे हेडिंग नहीं है, इट्स मीन कि बाकी पूरा जो है वो स्क्रिप्ट है। जब मैं इसको सबको रन करूँगा ना, इस यहाँ तक, तो ये इस पहले लाइन को हेडिंग कंसिडर करेगा और बाकी सारा कोड कंसिडर करेगा, तो ये हमें एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे हैश टैग रिमूव कर दूँ तो ये इस लाइन को पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है। जिस तरह अगर हमारे साथ यहाँ पे अगर चाइनीज़ में कोई या हिंदी में कोई लाइन लिख दी जाए तो हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अब इसका मतलब क्या है, हमें उसका मीनिंग देखना पड़ेगा ना पहले। तो इसी तरह ये कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हम यहाँ से हैश टैग हटा दें तो आर सर पकड़ के बैठ जाएगा, वो आपको एरर पे एरर देता जाएगा और आप परेशान होंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। ना उसको समझ आ रही होगी, ना आपको समझ आ रही होगी, ना उसको वो इसको पिक कर पा रहा है और ना ही हमें ये हैश टैग का मतलब पता है। तो अगर आपको मतलब पता है तो फिर आप इसको करेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे और वो करेक्ट इंस्ट्रक्शन पे आपको आपका काम परफॉर्म करके देगा। अब मैं जाता हूँ प्लॉट की तरफ ना, मैं यहाँ पे आपको जस्ट बताने लगा हूँ कि ये यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि मुझे कोरिलेशन निकाल के देना है तुमने, और ये मेरे पास डाटा सेट है, फाइल, ये देखें फाइकस वाली फाइल इस यहाँ पे पड़ी हुई है, इस फाइल के ऊपर, और इस फाइल के ऊपर मुझे तुमने जो है ना वो एक प्लॉट बना के देना है, PCA कोरिलेशन का प्लॉट। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखें बना के देता है कि नहीं। ये देखें, जस्ट मैंने कोड रन किया और इसने मुझे, देखें कितना ज़बरदस्त शो हो रहा है आपको। जस्ट एक लाइन लिखी है मैंने, कुछ भी नहीं किया, ये एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैंने रन किया और ये हमारे पास कितना ज़बरदस्त देखें प्लॉट शो हो गया। अब यहाँ पे आपको लाने का मकसद क्या था, ये जो स्क्रीन नंबर 1 है ना, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल का मतलब है कि यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमने आर से जो बात करनी है ना वो हम स्क्रीन नंबर 1 पे लिखते हैं। अब आर हमारी बात का जो जवाब देता है, आर हमें जो आंसर देता है वो 2 जगह पे देता है, एक स्क्रीन नंबर 2 पे और स्क्रीन नंबर 4 पे। अगर हमारी बात का आंसर टेबल फॉर्म में हो, यानी ये कोरिलेशन टेबल फॉर्म में होता, तो उसने हमें स्क्रीन नंबर 2 में हमें आंसर देना था। मसलन ये मैं आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के दिखा देता हूँ। मसलन ये मैंने लिखा है $R। अब ये $साइन का मतलब क्या होता है, या जब हम इस स्टेज पे पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको इसको क्लियर करूँगा कि ये $साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये जो ये सिंबल है इसका मतलब क्या है, बाकी लफ्ज़ तो हमें समझ आ रहे हैं, ये लिखे हुए ना, SEO कोर डॉट टेस्ट, ये हमें पता चल जाता है कोरिलेशन टेस्ट है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये इसका नहीं हमें समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह ये फाइकस लिखा हुआ है, ये भी हमें समझ आ रहा है, -5 भी समझ आ रहा है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे $साइन है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना। तो ये चीज़ें बस हमने सीखनी है छोटी छोटी, बाकी चीज़ें सारी वही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, हाँ, अगर हम इसको टेबल फॉर्म में लेके आए ना, ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये टेबल आ गया। टेबल देखिए हमें इसने किधर शो करवाया, कंसोल में, स्क्रीन नंबर 2 में, लेकिन जो प्लॉट है, ग्राफ है, वो इसने हमें शो करवाया स्क्रीन नंबर 4 में। क्लियर हो गया। अब मैं एक नीचे वाला भी कोड आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कोड नीचे रन हुआ और इसने हमें जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त कोरिलेशन प्लॉट जो है वो बना के दे दिया। ये देखें,
अच्छा, 3 स्क्रीन तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसका जो जवाब होता है ना वो हमें स्क्रीन नंबर 2 पे मिलता है और स्क्रीन नंबर 4 पर मिलता है। स्क्रीन नंबर 2 पे अगर वो टेबल की फॉर्म में हो या कोई एरर हो या हमारा कोड रन हो चुका हो तो फिर भी हमें जो है वो कंसोल ही बताता है कि आपका कोड रन हुआ है या नहीं हुआ। जबकि जो प्लॉट है आपके वो स्क्रीन नंबर 4 पे शो होते हैं। इन 3 स्क्रीन के बारे में अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी बता दें। जस्ट एहतशाम साहब ने बताया कि क्लियर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो चलें ठीक है। अमतल रियाज का भी मैसेज आ गया, क्लियर है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रीन 2 को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। चले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन 1 इस पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी हम बताते हैं कि हमने क्या काम करना है, ठीक है। अब इसका जो जवाब है ना, मसलन मैंने ये लाइन लिखी, ये देखिए मैं आपको ये ना लाइन नंबर 12 रन करके बताता हूँ। इसको मैं लाइब्रेरी करता हूँ, इसको लाइब्रेरी किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये नीचे उसी लाइन में लिखा हुआ आ गया लाइब्रेरी प्लॉट। बाकी किसी स्क्रीन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। इट्स मीन कि मैंने जो यहाँ पे काम करना है ना उसका जो मुझे जवाब मिलना है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर तो जो लाइन ये है देखें मैंने जिस तरह लिखी है ना उसी तरह नीचे लिखी हुई आ जाए, देखें इसी तरह आ गई है यहाँ पे। इट्स मीन कि आपका कोड रन हो चुका है। दूसरी बात, एक तो यहाँ पे आपको ये बताता है, मैं बल्कि यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कंसोल आपको क्या बताता है, ये हेडिंग देके ये नोट कर लें आप भी। नंबर 1 आपको बताता है कि आपका कोड जो है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है, या एरर है। 2 बातें बताता है, ठीक है। या आपका कोड करेक्ट है या उसमें एरर है। उसके बाद बल्कि मैं इसी हेडिंग में लिख देता हूँ ऊपर। फिर ये बताता है हमें कि हमारा जो रिज़ल्ट्स होते हैं टेबल फॉर्म में वो इधर शो होता है। फिर जो वार्निंग्स होती हैं, बाद का कुछ वार्निंग मैसेज भी आती है, हमारा डाटा में कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो वार्निंग मैसेज भी आपको कंसोल में शो होती हैं। 3 चीज़ें हमें कंसोल में शो होती हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे रिज़ल्ट्स के टेबल, नंबर 2 हमारा कोड रन हुआ है, उसमें वो करेक्ट है या उसमें एरर है, वो करेक्ट है या उसमें कोई एरर है। अब ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बनता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कोड है वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है या उसके अंदर कोई एरर है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने कोड रन किया लाइब्रेरी कोर प्लॉट, मैं आपके सामने ये रन करता हूँ। अगर तो ये सेम इसी तरह लिखा हुआ आ गया नीचे, अब देखिए अब इसने एरर दे दिया, एरर अनएक्सपेक्टेड इन, ये देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ था, उसने हमें एरर दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन। अब देखिए सेम उसी तरह आ गया। अगर तो वो आपको एरर दे दे, एरर का साइन, जब भी वो एरर देगा ना तो वो साथ लिख के बताएगा कि एरर आया है। अगर एरर नहीं दिया तो सेम उसी तरह आपका कोड सेम टू सेम उसी तरह नीचे कॉपी हुआ आ जाएगा। अगर सेम टू सेम इसी तरह नीचे कॉपी हुआ आ गया तो समझें कि इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर एरर आया तो फिर आपको साथ वो एक नोटिफिकेशन देगा कि आपके डाटे में एरर है, आपके स्क्रिप्ट में एरर है, और साथ बताएगा कि एरर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएंगे, देखें इसने ये जो है ना मुझे एक कामे के अंदर ये लिख के बता दिया ये वाला एरर है। इसने कहा जी यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा कामा कोई लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कामा था, मैंने उसको डिलीट कर दिया तो इसने इसको करेक्ट कर दिया। जी यहाँ तक अब क्लियर हो गया। यानी स्क्रीन नंबर 2 जो है हमें ये रिज़ल्ट्स बताती है टेबल की फॉर्म में। फिर
हमारा जो कोड रन होता है वो हमें बताती है कि आपका कोड रन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे जो डाटा के जो प्लॉट बनते हैं वो बनते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 का एक और भी काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो हमारा डाटा सेट है, डाटा सेट मीन जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल है जिसमें हमारा डाटा है, वो आपको शो होता है स्क्रीन नंबर 3 में। स्क्रीन नंबर 3 में क्या होता है, हमारा डाटा सेट होता है, एक्सेल की फ़ाइल होती है। देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये आपको शो हो जाता है यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 पे होता है। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो व्यू होता है वो स्क्रीन नंबर 1 पे आता है। ये देखिए, ठीक है। ये नीचे वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह ये देखें, ये डाटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से कोई पड़ा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ ये बता रहा है कि आपके पास इस डाटा सेट में अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो डाटा सेट है, यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि 150 ऑब्जर्वेशन आपके डाटे में, यानी हमारे डाटे की समरी भी बता रहा है। जो एक्सेल की फ़ाइल हमने इंपोर्ट की है उसकी हमें समरी भी बता रहा है कि हमारे पास 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल हैं, ठीक है। ये देखें, ये 150 ऑब्जर्वेशन है और 100 जो है वो 150 ऑब्जर्वेशन और 5 वेरिएबल। ऑब्जर्वेशन मीन के जो रोज़ हैं और वेरिएबल मीन के जो कॉलम हैं हमारे। चलो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि ये हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल में जो डाटा होता है वो हमें जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो होता है। यानी हम अपनी जो फ़ाइल है एक्सेल की वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, यहाँ पे हम इसको रखते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट में आपने जो काम किया होता है उसकी हिस्ट्री बन रही होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ ट्यूटोरियल भी हैं जो आपको प्रोवाइड करता है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको देखें इसके अंदर कौन कौन से ट्यूटोरियल है और आप क्या क्या इसमें से सीख सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो है वो डाटा इंपोर्ट करना, यानी ये देखें इंपोर्ट डाटा सेट। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम, ये देखें एक्सेल पे है, एसएसपी पे है, टेक्स्ट रीडर है, बेस है, स्टैटिस्टिका है, यानी डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। इन चीज़ों से आप डाटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपके पास किसी फॉर्म में डाटा है उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 स्क्रीन हैं, ये इनके बारे में होपफुली कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इस पर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। कहाँ से रिपीट करना है? स्क्रीन नंबर 3 से। हाँ सर, यही मैं बताने लगा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे चल के।
ये सारी चीज़ें आएंगी। जस्ट थोड़ा सा वेट, इसी स्टेप की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा शार्ट बता देता हूँ। स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर जो हमारा डाटा सेट होता है ना, एक्सेल की फ़ाइल, वो हम लेके आते हैं। उस फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं और उसको हम जो है वो स्क्रीन नंबर 3 पे हमें शो होती है। जस्ट यहाँ से हम देखिए, अगर इंपोर्ट डाटा सेट पे करें तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शन दे देता है, ठीक है। इनके थ्रू हम जो है वो फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर हमारी जो फाइल्स होती हैं एक्सेल की फॉर्म में वो पड़ी होती हैं, ठीक है, जिसका हमें डाटा एनालिसिस करना है। और ये हमें उसकी शॉर्ट समरी भी बता रहा होता है कि इस पर 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोबारा एक छोटी सी कहानी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं। आज आपका फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के पास ना। आपको सुपरवाइज़र अलाट हुए हैं, आपका जो कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है, सुपरवाइज़र आपको अलाट हो गए हैं। आज फर्स्ट डे आप अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके सुपरवाइज़र कहते हैं, आपको छोटा सा एक काम देते हैं, बल्कि काम नहीं देते, आपके हाथ में ना एक बीकर है और बीकर में कुछ सोल्यूशन पड़ा हुआ है। फर्स्ट डे की असाइनमेंट है आपकी। आप सुपरवाइज़र के सामने बैठे हुए हैं और टेबल के ऊपर एक बीकर पड़ा है और उसमें कुछ सोल्यूशन है, जैसे वाटर है या पानी है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जाएं, लैब में जाएं और इसकी पीएच मालूम करके आएँ। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं लैब में जाएं और इसकी पीएच मालूम करके आएँ। अब पहला क्वेश्चन आपके जहन में क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, सर पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से चेक होगी? सर आपको बोलेंगे कि पीएच मीटर से चेक होगी। आपको आपके आंसर का, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपको पता चल गया कि पीएच किससे चेक होगी, पीएच मीटर से। अब वो आपसे कहते हैं कि जाएं लैब में और पीएच मीटर से पीएच मालूम करके आएँ। अगर तो आप पाकिस्तान की लैब में है ना, फिर क्या होगा? फिर आप जाएंगे, ये 4 लैब है हमारे पास। ये देखें, जो 4 स्क्रीन शो हो रही है ना, ये लैब नंबर 1 है, ये लैब नंबर 2 है, ये लैब नंबर 3 है और लैब नंबर 4 है। ये एक डॉक्टर साहब की है, ये दूसरे डॉक्टर साहब की है, ये तीसरे डॉक्टर साहब की है, चौथे डॉक्टर साहब की है। तो सर ने बोला जी लैब में जाएं और पीएच मालूम करके आएँ। अब आप गए लैब में और लैब है वो पाकिस्तान की। आपने इस लैब में ढूंढा, स्क्रीन नंबर 1 में, आपको पीएच मीटर नहीं मिला। आपने दूसरी लैब में ढूंढा, आपको पीएच मीटर नहीं मिला। आपने तीसरी लैब में ढूंढा, आपको पीएच मीटर नहीं मिला। आपने चौथी लैब में ढूंढा, ये चौथी लैब है ना, ये वाली, ये बड़ी खूबसूरत सी, ये एचओडी साहब की लैब है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा ना वो ओके शोके कर दिया करें, ताकि मुझे ये ना फील हो कि मैं अकेला स्क्रीन पे लगा हुआ हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो है ना एचओडी साहब की लैब है आखिरी, जो है स्क्रीन नंबर 4। अब हमने सारी लैब्स ढूंढ ली, हमें पीएच मीटर नहीं मिला। ये पाकिस्तान की लैब की बात कर रहा हूँ। होपफुली किसी लैब में हो, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपको वो, अगर हो भी तो सही कंडीशन में मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे
स्क्रीन नंबर 4 पे हम आ गए। यहाँ पे भी देखा HOD साहब की लैब में भी हमें नहीं मिला। हम दोबारा सर के पास चले जाते हैं, सर पकड़ के ना, कि सर हमें तो जो है ना वो pH मीटर नहीं मिला। सर कहते हैं जी ढूंढें लैब अटेंडेंट को। हम क्या करते हैं, अब पूरा दिन आपको लग जाएगा लैब अटेंडेंट को ढूंढते हुए। चलें जी लैब अटेंडेंट को ढूंढना शुरू करते हैं। लैब अटेंडेंट के पास जहाँ जो होता है ना लैब का क्या कह लें इंचार्ज, उसके पास एक कंप्यूटर होता है। उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि उनके पास कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और कौन कौन सा जो है ना वो केमिकल पड़ा हुआ है। पहले तो वो आपको टरकाएंगे कि जाएं वो लैब में देखें, उधर पड़ा होगा, उधर पड़ा होगा। जब आप ढूंढ के आ जाएंगे ना कि नहीं पड़ा हुआ, सर कह रहे हैं मुझे चेक करके बताएं, फिर वो कहेंगे अपना PC खोलेंगे और फिर वहाँ से आपको चेक करके बताएंगे। मसलन ये हम आ जाते हैं पैकेजेस में। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना ये पैकेजेस जो है ना ये आ गए हैं उसके ऑफिस में, जो लैब अटेंडेंट है। अब यहाँ पे ये उसका IT है, ये सर्च बार है उसकी, ठीक है। वहाँ पे उसने बनाई होती है सर्च करने के लिए, इसकी लिस्ट होती है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं pH मीटर। ये तो एम्प्टी शो हो रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ। ये pH पे कुछ आ रहा है, ये ggplot2 ग्राफिक्स आ रहे हैं, लेकिन pH मीटर नहीं आ रहा। जब मैं pH मीटर लिखा तो उसने ब्लैंक शो कर दिया। इट्स मीन कि हमारी लैब के अंदर pH मीटर है ही नहीं। pH मीटर है ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम आगे सर को बताते हैं, सर हमारी लैब में तो pH मीटर है ही नहीं। सर फिर हमें क्या कहते हैं, सर कहते हैं अच्छा आप ऐसा करें कि एप्लीकेशन लिखें और एप्लीकेशन लिख के HOD साहब को दें कि हमने pH मीटर पे अर्जेंट काम करना है और हमें pH मीटर मंगवा के दें। अगर तो आपके डिपार्टमेंट में फ़ंड हुआ तो होपफुली pH मीटर आपका आ जाएगा, और वो भी तकरीबन 2-3 मंथ के बाद बहरहाल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमने एप्लीकेशन भी लिख दी pH मीटर के लिए और HOD साहब ने pH मीटर हमें मंगवा दिया। ये एक मैंने छोटी सी आपको ना एक स्टोरी सुनाई है बना के। अब हम आते हैं R की तरफ। अब उसी दिन सेम टाइम आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आपने डिपार्टमेंट से कोई 40 किलोमीटर दूर जाएं, वहाँ पे एक प्लांट है, आपने उस प्लांट की फ्लावरिंग हुई है, आपने उस प्लांट के फ्लावर तोड़ के लाने हैं। उस प्लांट के फ्लावरिंग जो है ना वो आपने तोड़ के लानी है, उस पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, और है भी 30 किलोमीटर दूर। तो आप क्या करेंगे, पहले तो सर से पूछेंगे कि सर मैं वहाँ तक जाऊँगा कैसे, है ना। सर बोलेंगे ट्रांसपोर्ट कर लें, यूनिवर्सिटी की गाड़ी खड़ी है बाहर, उसको ले जाएं। आप ट्रांसपोर्ट ले जाएंगे और वहाँ से फ्लावर को तोड़ के अपने सुपरवाइज़र के पास, डॉक्टर साहब के पास ले आएंगे, है ना। अब आते हैं हम असल कहानी की तरफ कि हम करना क्या चाहते हैं। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको कहानी सुना के ना आपको जो है ना वो बैकअप क्या कहते हैं, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो, ताकि हम इसको लिंक करें और हमें थोड़ा सा समझने में आसान हो आर को, हम कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल में ना पड़ जाएं कि ये पैकेजेस हैं क्या। जस्ट मैं आपको पैकेजेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात जो है वो क्लियर होगी। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। अच्छा अब तीसरी स्टोरी, आप सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक USB है। वो आपसे कहते हैं कि इस USB में एक्सेल की फ़ाइल है, या USB भी नहीं है, उनका लैपटॉप है, उनके लैपटॉप के ऊपर एक एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है। इस एक्सेल की फ़ाइल को आपने अपने लैपटॉप पे करना है और मुझे एक ग्राफ बना के चेक करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है जी,
पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब की या आपके सर के या सुपरवाइज़र के लैपटॉप से आपके लैपटॉप तक एक्सेल की फ़ाइल कैसे पहुंचेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके 3-4 वे हैं। आप ईमेल के थ्रू वहाँ से मंगवा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू वहाँ से मंगवा सकते हैं, आप यूएसबी के थ्रू वहाँ से मंगवा सकते हैं, आप सीडी के थ्रू वहाँ से मंगवा सकते हैं। लेकिन कोई वे चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए जिसके थ्रू वो एक्सेल की फ़ाइल आपके पीसी में आएगी। ठीक है। अब सेम यही क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था, ये डॉक्टर साहब का था। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है। ये आपको शो हो रहा है क्वेश्चन? नहीं हो रहा। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये डॉक्टर राकेश साहब का क्वेश्चन है। हाउ कैन वी गेट दिस एक्सेल फाइल फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड, इज़ इट अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अब आ जाते हैं गेन आर पे। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे सर ने हमें एक्सेल की फ़ाइल दे दी और वो एक्सेल की फ़ाइल एक रास्ते के थ्रू, एक वे के थ्रू आई, यूएसबी के थ्रू हमने उसको अपने लैपटॉप पे कर लिया। अब लैपटॉप से आर पे लेके आने के लिए भी हमें एक वे चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक रास्ता चाहिए। ठीक है, उस रास्ते का नाम है रीड एक्सेल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर लें। उस गाड़ी का नाम क्या है, उस रास्ते का नाम क्या है, उस वे का नाम क्या है, जो आपकी फ़ाइल, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ाइल मेरी पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, मैं सामने करके रख देता हूँ। ठीक है, ये फाइकस नाम की एक फ़ाइल है मेरे पास, ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ये फ़ाइल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं इसको आर के ऊपर इस पे ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस फाइल को मैं उठा के आर में लेके आऊँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को उठा के आर में लेके आऊँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कोई रास्ता चाहिए ना। जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब के लैपटॉप से अपने लैपटॉप में यूएसबी के थ्रू किया, तो यहाँ पे भी मुझे एक लिंक चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक वे चाहिए, जिस वे के थ्रू मैं जो है अपनी फ़ाइल को उठा के यहाँ पे लेके आऊँ। अब दोबारा आ जाएं पहली कहानी की तरफ कि जब डॉक्टर साहब ने कहा इसकी पीएच मालूम करके हैं, तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आया कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। एक्चुअली जिस गाड़ी में बैठ के हम तरह से फ्लावर लेने गए, वो भी इंस्ट्रूमेंट था, वो भी एक गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम कर रही थी। जिससे हमने पीएच मालूम की, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, वो यूएसबी जिसके थ्रू हमने डाटा ट्रांसफ़र किया अपने लैपटॉप पे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट था। अब यहाँ पे जो रीड एक्सेल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड एक्सेल, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे, एक्सेल की फ़ाइल अपने लैपटॉप से उठा के आर स्टूडियो में रखेंगे। बात क्लियर हुई है? रीड एक्सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करके एक्सेल की फ़ाइल उठा के हम जो है वो अपने लैपटॉप में आर में रखेंगे, यानी लैपटॉप से उठा के आर में लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें जो मशीन चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसका नाम है रीड एक्सेल। अब मैं इसको इंस्ट्रूमेंट को एक और नाम देने लगा हूँ, पैकेज। अब इसका नाम क्या है, पैकेज। इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम क्या है, पैकेज। स्टोरी 1 में पीएच मीटर एक पैकेज है जिससे हम पीएच मालूम करते हैं। स्टोरी 2 में वो गाड़ी जिसमें हम ड्राइव करके या ड्राइवर के साथ बैठ के फ्लावर लेने गए थे, वो भी एक पैकेज है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में जो हमने यूएसबी यूज़ की अपने सुपरवाइज़र से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी एक पैकेज है। यानी इंस्ट्रूमेंट को हम पैकेज कह सकते हैं।
जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लैपटॉप से जो हमारे पास आएगी आर स्टूडियो के ऊपर हमारी फ़ाइल, उसको लैपटॉप से उठा के आर में लाने के लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसका नाम है रीड एक्सेल। क्या नाम है उसका? रीड एक्सेल। अब देखें, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने यूएसबी के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो यूएसबी तो आपके पास होनी चाहिए ना। आपने यूएसबी सर्च करनी है अपने लैपटॉप बैग में कि है कि नहीं है, ऐसा ही है। चलें आ जाएं, ये ढूंढते हैं कि रीड एक्सेल हमारे आर में है कि नहीं है, या हमें ये जो है ना वो खरीदना पड़ेगा। चलें देखते हैं। अब आ जाते हैं जी अगेन अपने लैब अटेंडेंट के पास, ये पैकेजेस के पास। ये पैकेजेस हमारे लैब अटेंडेंट है, ठीक है। यानी ये हमारी जो लैब है ना, लैब नंबर 4, ये हमारे एचओडी साहब की लैब है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लैब अटेंडेंट का ऑफिस भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, स्टोर भी है, ठीक है, जहाँ से हम मेन चीज़ें निकाल के बाकी लैब्स में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि हमारे पास रीड एक्सेल है। आप भी स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें, पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें रीड एक्सेल है। मैंने लिखा रीड एक्सेल, तो उसने बिल्कुल ब्लैंक शो कर दिया। इट्स मीन कि मेरे पास रीड एक्सेल नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने अपने सुपरवाइज़र को बताया कि हमारे पास पीएच मीटर नहीं है, उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन लिखें एचओडी को। अब हमारे पास रीड एक्सेल भी नहीं है, हमने एप्लीकेशन लिखनी है एचओडी को। एचओडी कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं इंस्टॉल पे। यहाँ पे आ जाते हैं पैकेजेस पे, पैकेजेस में आए इंस्टॉल पे। इंस्टॉल के बटन पे दबाएं तो आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन शो होगी, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। ये देखें मैंने रीड एक्सेल लिखा तो उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, रीड एक्सेल एसबी और रीड एक्सेल। हम रीड एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमने ये एप्लीकेशन लिख के एचओडी साहब को दी कि हमें ये रीड एक्सेल मंगवा के दें। अभी टाइम थोड़ा रह गया, बाकी इस पे जो मैं डिटेल से कल आपको बताऊंगा कि एचओडी साहब ने हमें कहाँ से रीड एक्सेल मंगवा के देना है। सर मेरी तरफ से तो आवाज़ क्लियर है, 1 मिनट। अब क्लियर है? ठीक हो गया। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि रीड एक्सेल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। ये देखें जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये देखें इस कंसोल में आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड आपने फाइनल रिज़ल्ट देखना है। ये क्या कहता है? ये कहेगा आपका पैकेज फेल्ड हो चुका है या सक्सेसफुली अनपैक। जस्ट आपने फाइनल रिज़ल्ट देखना है। बाकी ये जो रेड ग्रीन ब्लू लाइनें शाइनें चल रही हैं इसको चलने दें, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जस्ट फाइनल रिज़ल्ट देखना है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है। ये देखें ये फाइनल रिज़ल्ट इसने मुझे बता दिया कि सक्सेसफुली अनपैक्ड। इसने रीड एक्सेल के साथ 3 पैकेजेस मुझे और भी इंस्टॉल करके दे दिए। तो ये फाइनल लाइन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कंसोल में देखें ये कह रहा है जी सक्सेसफुली अनपैक्ड, ठीक है। अब ये हमारे पास रीड एक्सेल इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमारी लैब के अंदर रीड एक्सेल आ चुका है। अब देखते हैं लैब में जाके, लैब अटेंडेंट के पास जाके देखते हैं क्या वाकई ये रीड एक्सेल आया हुआ है। तो यहाँ पे सर्च में लिखें रीड एक्स, हाँ ये देखें। अब ये देखें मेरे यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा है। अब हमारी लैब के अंदर रीड एक्सेल आ चुका है, ऐसा ही है ना। ये रीड एक्सेल हमारी लैब में आ चुका है।
अब हमने आगे क्या करना है, देखें जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है ना तो उसको हमने ऑन या ऑफ़ करना पड़ता है। टाइम एक्चुअली 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, चलें जस्ट 3 मिनट फिर हम एंड करते हैं मीटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएच मीटर हमारी लैब में आ गया है। अब क्या हम पीएच मीटर का जो आगे वो पेन होता है उसको हम डिप करेंगे तो वो हमें पीएच मालूम करके दे देगा? नहीं, जब तक हम उसको सप्लाई नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ नहीं टर्न ऑन नहीं करेंगे तो हमें काम नहीं करके देगा। हमने पीएच मीटर को सप्लाई, बिजली की सप्लाई देनी है और उसको ऑन करना है। इसी तरह ये जो हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया ना रीड एक्सेल, अब हमने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ये यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप लिखें लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी लिखें, ये देखें लाइब्रेरी, LIB लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में लिखें रीड एक्सेल और इसको रन करें। ये देखें रन हो चुकी है, ठीक है। इट्स मीन कि इसने कोई एरर नहीं दिया। सेम उसी तरह वो नीचे लिखा हुआ आ जाए तो इट्स मीन कि आपका कोड रन हो चुका है। अब हम आते हैं, आप लोग भी आएँ यहाँ पे, फ़ाइल को इंपोर्ट करें। आपके पास कोई भी एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है, आपने उसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट डाटा सेट। अब यहाँ से आपके पास थर्ड ऑप्शन है एक्सेल। अभी आप इनमें से किसी और में से फ़ाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अभी जस्ट हमने एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इसमें इंस्टॉल किया है, ठीक है। फ्रॉम एक्सेल, इसको कुछ और रीड एक्सेल के अलावा भी कुछ एक्सेसरी की ज़रूरत है, वो इसने खुद इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो आप इसको लाइब्रेरी करें और इंपोर्ट डाटा सेट पे आएँ और यहाँ पे करें फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। इस पर क्लिक करें। मेरे पास इसने अगेन एक पैकेज था RCPP, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये डाउनलोड हो चुका है, जस्ट कुछ सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास, अब अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फ्रॉम एक्सेल, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो गई है, ये वाली विंडो, ठीक है। अब यहाँ से आप ब्राउज़ करें, जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट करें। ये फ़ाइल पड़ी हुई है एक्सेल, ये वाली फाइकस, ठीक है, इसको सेलेक्ट करें। ये मुझे कह रहा है देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड RLang, ठीक है। तो मुझे एक और पैकेज इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जो इसको रीड करे। आपके पास होपफुली ये जो है एक्सेल की फ़ाइल रीड हो चुकी होगी। मैं इसको ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। RLang आप इंस्टॉल करने की कोशिश करें, आपके पास होपफुली जो है ये इंस्टॉल हो चुका होगा और आपके पास ये एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, अगर आपके पास भी ये एरर आया तो मुझे बताएं। ये RLang, ठीक है, ये इंस्टॉल में आएँ और RLang लिखें और इसको इंस्टॉल कर लें। आप भी जल्दी से फ़ाइल को इंपोर्ट करें, जिसके पास फ़ाइल इंपोर्ट हो जाए समझे उसका जो है ना वो आज की डे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो क्लास लीव कर सकता है। RLang मेरे पास हो चुका है। अब मैं अगेन ट्राई करता हूँ। डेस्कटॉप, फाइकस,
अब ये देखें मेरे पास प्रीव्यू शो हो चुका है। इट्स मीन कि हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल जो है ये आ चुकी है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखें जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया तो इसने मुझे स्क्रीन नंबर 1 पे डाटा शो कर दिया है और स्क्रीन नंबर 3 पे एक जो है वो उसकी हेडिंग बता दी है और उसमें ऑब्जर्वेशन कितनी है और वेरिएबल्स कितने हैं। सर आप कोई भी अपने पास आज के लिए कोई भी जो आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई एक्सेल की जस्ट प्रैक्टिस के लिए उसको इंपोर्ट करें। कोई भी फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें जस्ट जहाँ तक आपकी क्लास थी आज। और जो पार्टिसिपेंट इंपोर्ट कर चुके हैं अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वह पूछ सकते हैं और अगर उनका क्वेश्चन नहीं है तो वो क्लास जो है वो लीव कर सकते हैं। और अगर आप का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ रिपीट करनी है तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। और जो समझते हैं कि हमारा कंप्लीट है और यहाँ तक क्लियर है वो क्लास लीव कर सकते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन होगा उसको मैं रिपीट करवा देता हूँ। इंपोर्ट के लिए मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। ओके चलें ठीक है, डन हो गया। होपफुली कि सबके पास डन हो चुका होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था, इसकी समझ नहीं है। ये इशरत साहिबा का मैसेज आया। इशरत साहिबा ये किसकी समझ नहीं आई आपको? आपने लिखा हुआ है इसकी समझ नहीं आई। थोड़ी डिटेल बताइएगा कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई। चलें ठीक हो गया। और कोई पार्टिसिपेंट क्लियर है साहब? चलें ठीक है। ओके शाम साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी सर यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही आज की हमारी क्लास एंड है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो उस पर मैं उनको रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज़ हम जो है वो क्लास लीव करने लगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया। सर जी अमतल पूछें क्वेश्चन। सर यहाँ पे अमतल एक्चुअली यहाँ पे ना जो टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट बेस है ना, ये एक्सेल की डिफरेंट जो है ना फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे वर्ड है ना, वर्ड की डॉक्यूमेंट के साथ DOC होता है, डॉक फॉर्मेट में होता है, ये फॉर्मेट है। जैसे JPG, PNG जो है वीडियो के लिए उसका एक अलग से फॉर्मेट होता है, एक्सेल के लिए एक्सेल होता है, जो SPSS का अलग से फॉर्मेट होता है, R का अलग से फॉर्मेट होता है। ये जो एक्सेल की फ़ाइल होती है ना, जो कामा डिलिमिटेड या CVS शायद इस तरह की होती है फ़ाइल, ये वो फ़ाइल होती हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं। और इनको बजाय ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये कॉलम्स हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं ना। लेकिन ये जो रीड वाली है ना, रीडर में यहाँ पे लाइनें नहीं लगी होती, कामा लगा होता है, यानी कामे की बेस के ऊपर ये सेपरेट हुए होते हैं। इनको हमने भी यूज़ नहीं करना। अगर हाँ आपके पास इस फॉर्म में कोई फ़ाइल है जो जिसमें आपने कॉमा यूज़ किया हुआ है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो कॉमा वगैरह यूज़ करके एक्सेल की फ़ाइल बनाएं। तो मोस्टली जो है डाटा वो एक्सेल फाइल में ही होता है। जी हम जो है वो फ़ाइल एक्सेल स्क्रीन नंबर 1 पे ही आपको शो हो रही है, लेकिन फ़ाइल जो हमारी पड़ी हुई है ना वो स्क्रीन नंबर 3 पे है। जस्ट इसका प्रीव्यू हमें शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 1 पे।
अब हम जब इसका प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो हमें शो होगा स्क्रीन नंबर 4 पे। जी क्लियर हो गया? हम कौन सी, आपने एक्सेल वाली फ़ाइल सिर्फ यूज़ करनी है। आपके पास एक्सेल में डाटा होगा और आपने इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से जस्ट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल ये यूज़ करना, ठीक है, अगर आपके पास एक्सेल फाइल में है। ओके ओके, चलें, डन हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बेस या रीडर वाला जो है ना, ये अलग से हैं, ये एक्सेल वाली फ़ाइल के फॉर्मेट में नहीं होते। इसको हम कामे से या टेक्स्ट फॉर्म में ही होती है, तो ये अलग से CVS या CSV फ़ाइल होती हैं, ये वो फाइल्स हैं। तो अगर वो आपके पास हैं तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको इंपोर्ट करने के लिए जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सजेशन, खुद ही सजेशन दे देगा कि आपको ये इंपोर्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एक्चुअली मैं इसको इंस्ट्रूमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता है कि जब भी हमने कोई काम करना होता है ना, तो पहले जहन में हमारा एक क्वेश्चन आता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से होगा। मसलन आपने DNA की रेप्लिकेशन करनी है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा जी इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, PCR। आपने DNA को जो है वो सीक्वेंसिंग करनी है, सीक्वेंसिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। आपने DNA को जो है वो उसको विजुलाइज़ करना है जेल पे, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा ना। तो इसलिए मैंने इसको एग्जांपल के साथ जोड़ा। इंस्ट्रूमेंट मीन एक्चुअली यहाँ पे ये पैकेजेस हैं, हम इसको एज अ पैकेजेस ही यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जस्ट मैंने आपको सुनाने के लिए कहानी बनाई है। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर होगा आपको। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अल्लाह हाफिज़।